Hi everyone, this is Akanksha. Welcome to my channel Best Study Corner and I hope you all are good. Guys, लास्ट लेक्चर में हमने लॉज ऑफ लर्निंग मीन्स अधिगम के नियमों को डिटेल में स्टडी किया था. आज हम लर्निंग कर्व एंड प्लेट्यू मीन्स अधिगम वक्र व पठारों को डिटेल में स्टडी करेंगे. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले बात करते हैं अधिगम वक्र के बारे में. ओके, लर्निंग कर्व मीन्स अधिगम वक्र. तो चलेगा, ये सबसे पहले समझ लेते हैं कि लर्निंग कर्व यानी अधिगम वक्र होता क्या है. तो जब किसी पर्सन की मतलब किसी व्यक्ति की प्रगति को आप किसी ग्राफ के माध्यम से प्रदर्शित करते हैं तो उसे ही हम अधिगम वक्र कहते हैं. ओके, मीन्स किसी पर्सन की जो प्रोग्रेस हुई है उसको आप किसके थ्रू रिप्रेजेंट कर रहे हैं? ग्राफ के थ्रू. मीन्स हम बोल सकते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ पर्सन्स इम्प्रूवमेंट. ओके, इज कॉल्ड लर्निंग कर्व. गाइस, चलिए एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको इसे क्लियर करती हूँ कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं. फॉर एग्जांपल गाइस, स्टैटिक्स में आपने देखा होगा कि हम ग्राफ के थ्रू चीज़ों को रिप्रेजेंट करते हैं. ओके, तो चलिए हम यहाँ एक लाइन ग्राफ का एग्जांपल लेते हैं जिसमें हम एक बच्चे की प्रोग्रेस को शो करते हैं. ओके, सपोज मैं यहाँ लिखती हूँ मंथ ऑफ एग्जामिनेशन. मंथ ऑफ एग्जामिनेशन मीन्स परीक्षा का जो महीना है वो, और इधर मैं लिख देती हूँ स्कोर ऑब्टेन्ड मार्क्स जो है मीन्स बच्चे ने कितने अंक प्राप्त किए हैं, प्राप्त अंक हम बोल सकते हैं. ओके, ऑब्टेन्ड मार्क्स और प्राप्तांक जो भी आप बोलना चाहें. ओके, तो चलिए सपोज हमने जैन में एग्ज़ाम कंडक्ट कराया एंड देन मार्च, देन मे एंड जुलाई. सपोज हम 2 मंथ के गैप पे एग्ज़ाम कंडक्ट करा रहे हैं और इधर हम स्कोर लिखते हैं 10, 20, 30, 40, 50 एंड 100. ओके, मीन्स हमने 10 से लेकर 100 तक जो नंबर है वो इस साइड शो करा दिए और जो परीक्षा का महीना था वो हमने यहाँ लिख दिया. ओके, अब चलिए हम देखते हैं. सपोज बच्चे ने, जब हमने जैन में एग्ज़ाम कंडक्ट कराया था तब बच्चे के मार्क्स जो थे वो 55 थे. ओके, हमने यहाँ पे इस पॉइंट को शो कर दिया, ये 55 है मिड पॉइंट. ओके, एंड जब हमने मार्च में एग्ज़ाम कंडक्ट कराया तब सपोज कि उसके मार्क्स जो थे वो 75 थे. ओके, तो ये ग्राफ कुछ इस तरीके से जाएगा 75 पे. ओके, फर्दर जब हमने मई में बच्चे का एग्ज़ाम लिया, ओके, तो क्या हुआ कि उसका स्कोर जो था वो डिक्रीज़ हो गया और डिक्रीज़ होकर सपोज अब उसके 70 मार्क्स ही आ पाए और 60 मार्क्स मान लेते हैं, 60 मार्क्स वो स्कोर कर पाया. ओके, फर्दर जब हमने जुलाई में एग्ज़ाम कंडक्ट कराया देन जो बच्चे की प्रोग्रेस थी वो बहुत ज़्यादा हुई और बच्चे ने 95% मार्क्स गेन किए. मीन्स 95 मार्क्स लेकर आया वो. तो अब यहाँ से हमें क्या पता लग रहा है, जो बच्चे की प्रोग्रेस है उसको हम कैसे देख पा रहे हैं? एक ग्राफ के थ्रू समझ पा रहे हैं ना. अगर मैं आपको नहीं भी बताऊँ, सिर्फ आप ग्राफ देखेंगे आप समझ जाएंगे कि ये क्या किया गया है, बच्चे के स्कोर को दिखाया गया है. मीन्स उसका इम्प्रूवमेंट जो हो रहा है, और हम बोल सकते हैं मतलब उसके स्कोर में कितना इंक्रीज़ हो रहा है, कितना डिक्रीज़ हो रहा है, वो आपको इस ग्राफ के थ्रू समझ में आ रहा है. ओके, तो यही क्या है, लर्निंग कर्व है. मीन्स अधिगम वक्र है. किसी पर्सन का जो प्रोग्रेस है उसको आप किसके थ्रू शो कर रहे हो? तो एक ग्राफ के थ्रू शो कर रहे हो. ओके, आई होप गाइज आपको लर्निंग कर्व बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा. तो चलिए अब हम लर्निंग कर्व से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट डेफिनेशन उसको डिस्कस कर लेते हैं. ओके, गेट्स व अन्य, इन्होंने एक परिभाषा दी है. इन्होंने बोला है, चलिए मैं इस साइड लिख देती हूँ, गेट्स व अन्य. ओके, इन्होंने बोला है अभ्यास द्वारा अधिगम की मात्रा, गति व उन्नति की सीमा का प्रदर्शन अधिगम वक्र द्वारा होता है.
इंग्लिश में अगर आप चाहें तो नोट कर लीजिए। लर्निंग कर्व गिव्स ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अमाउंट, रेट एंड लिमिट ऑफ इम्प्रूवमेंट ब्रॉट अबाउट बाय प्रैक्टिस। ओके, तो चलिए इस डेफिनेशन को हम एक बार समझ लेते हैं जो गेट्स एंड अदर्स ने दिए। इन्होंने बोला है कि अभ्यास द्वारा मीन्स क्या, प्रैक्टिस के थ्रू कि आपने कितना सीखा है उसके अमाउंट को मेज़र कर पाते हैं आप, ओके, या रिप्रेजेंट कर पाते हैं। उसके जो पेस है, रेट, उसको आप रिप्रेजेंट कर पाते हैं। और उन्नति की सीमा मीन्स लिमिट ऑफ इम्प्रूवमेंट जो है उसको भी आप किसके थ्रू रिप्रेजेंट कर पाते हैं, लर्निंग कर्व द्वारा। अब चलिए हम इस ग्राफ से ही इस डेफिनेशन को समझ लेते हैं। ओके, अगर हम बात करते हैं अमाउंट की मीन्स मात्रा की, कितना सीखा है, तो हम देख पा रहे हैं कि जब हम जैन से मार्च में देखते हैं तो बच्चे की प्रोग्रेस कितनी हुई है, हमें पता लग रही है कि उसने 20 मार्क्स जो है इंक्रीज किए हैं। ओके, नेक्स्ट जब हम देखते हैं मार्च टू मई देन डिक्रीज हुआ है उसका स्कोर। एंड अगर हम बात करते हैं मई टू जुलाई तो अगेन उसका स्कोर बहुत रैपिड पेस में उसने इंक्रीज किया है। गॉट इट। तो यहाँ से हम देख पा रहे हैं क्या, अमाउंट। ऐसे ही हम इसकी रेट भी देख पा रहे हैं। अगर आप परसेंटेज में भी चाहें तो इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि 55 टू कितना हो गया, 75। ओके, तो 55 टू 75 गया है मीन्स कितना चेंज हुआ है, 20 का आया है। और किस पे चेंज हुआ है, 55 पे हुआ है। तो अगर आप परसेंटेज में चाहें, मैं मैथ्स नहीं करा रही इसलिए मैं नहीं बताऊंगी, पर अगर आप चाहें तो परसेंटेज से उसको देख सकते हैं कि कितना परसेंट इंक्रीज हुआ है। गॉट इट। एंड अगर हम बात करते हैं उन्नति की सीमा मीन्स लिमिट ऑफ इम्प्रूवमेंट, तो हमें पता लग पा रहा है ना कि मैक्सिमम कितना इम्प्रूवमेंट उसमें हो सकता है और मिनिमम कितना हो सकता है। हमें यहाँ से मिनिमम और मैक्सिमम लिमिट भी पता लग पा रही है उसके इम्प्रूवमेंट की। गॉट इट। तो यही है कि जो लर्निंग कर्व होता है उसके थ्रू हम इन सारी चीज़ों को देख पाते हैं और एक ग्राफ पर रिप्रेजेंट कर पाते हैं। ओके, आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ लर्निंग कर्व, अधिगम वक्र के प्रकार। ओके, तो गाइस फर्स्ट टाइप ऑफ कर्व है समान निष्पादन वक्र। ओके, मीन्स कर्व ऑफ इक्वल रिटर्न्स। निष्पादन वक्र इंग्लिश में आप चाहें तो नोट कर लीजिए, कर्व ऑफ इक्वल रिटर्न्स भी हम इसे कहते हैं। तो चलिए एक बार हम इसे देख लेते हैं। गाइस सपोज इस टाइप से कोई डायग्राम है। ओके, मीन्स अभी चलिए हम स्कोर कार्ड को ही ले लेते हैं अगेन। सपोज हमने जब एग्ज़ाम कंडक्ट कराया था 2 मंथ्स के गैप पे था। ओके, अब मैं यहाँ लिख नहीं रही हूँ, डायरेक्ट समझा रही हूँ, आप समझ जाइएगा। फॉर एग्जाम्पल हमने देखा कि स्टार्टिंग में बच्चे ने 10 मार्क्स गेन किए। ओके, अगेन जब हमने एग्ज़ाम कंडक्ट कराया देन 20 मार्क्स हो गए, फिर अगेन 30 एंड 40 एंड 50। मीन्स क्या है कि हर 2 महीने पे वो कितना गेन कर रहा है, 10 मार्क्स गेन कर रहा है। ओके, तो इस तरीके का अगर इम्प्रूवमेंट शो होता है तो उसको हम समान निष्पादन वक्र या फिर कर्व ऑफ इक्वल रिटर्न्स बोलते हैं। गॉट इट। मीन्स कर्व ऑफ इक्वल रिटर्न्स क्या है कि जो भी आपकी प्रोग्रेस हो रही है वो एक कांस्टेंट वे में हो रही है। ओके, मीन्स नियत तरीके से हो रही है। अगर 20 नंबर बढ़ रहे हैं 2 महीने में, या फिर यहाँ हमें दिख रहा है 10 नंबर बढ़ रहे हैं 2 महीने में, तो वो उतने ही बढ़ रहे हैं। ऐसा भी नहीं है कि आपके 20 की जगह 15 हो रहे हैं और ऐसा भी नहीं है कि 20 की जगह 25 आप गेन कर पा रहे हैं। आप इक्वल पेस में ग्रो कर रहे हैं। ओके, मीन्स इक्वल पेस में लर्न कर रहे हैं, हम बोल सकते हैं। तो यही है समान निष्पादन वक्र। अब गाइस चूंकि आप देख पा रहे हैं कि ये जो कर्व है ये एक सरल रेखा में है ना, एक सीधी लाइन में हमें दिखाई दे रहा है, इसलिए हम इसको सरल रेखीय वक्र मीन्स सिंपल लीनियर लर्निंग कर्व भी बोलते हैं। गॉट इट। चलिए मैं लिख देती हूँ, इसका दूसरा नाम जो है वो है सरल रेखीय वक्र, सिंपल लीनियर लर्निंग कर्व। गॉट इट। चलिए अब हम नेक्स्ट टाइप ऑफ कर्व को डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट टाइप ऑफ कर्व है गाइस वर्धमान वक्र और धनात्मक उन्नति सूचक वक्र। धनात्मक उन्नति सूचक वक्र। ओके, इंग्लिश में आप चाहें तो नोट कर लीजिए, कर्व ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स। गॉट इट। चलिए तो इसको भी हम एक फिगर के थ्रू समझ लेते हैं।
गाइस जैसे कि आपको वर्धमान या फिर धनात्मक उन्नति सूचक से समझ में आ रहा होगा कि क्या होता है, स्टार्टिंग में जो इम्प्रूवमेंट या प्रोग्रेस होती है वो स्लो पेस में होती है एंड देन रैपिड पेस में होती चली जाती है। मतलब शुरुआत में जो भी प्रगति होगी वो कैसी होगी, धीमी गति से होगी, और उसके बाद कैसी होगी, तीव्र गति से होती चली जाएगी। तो इस टाइप का अगर लर्निंग का कर्व बन रहा है, इस टाइप का ग्राफ अगर बन रहा है, तो उसको हम कर्व ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स या फिर वर्धमान वक्र या धनात्मक उन्नति सूचक वक्र, जो भी आप चाहे बोल सकते हैं। ओके, अब गाइज आपको समझ में आ रहा होगा कि ये जो वक्र है, ओके, ये आपको कुछ इस टाइप से दिख पा रहा है ना, ऐसे, और आप सभी ने पढ़ रखा होगा उत्तल लेंस एंड अवतल लेंस, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स। तो कॉनकेव जो होता है वो इस टाइप की फिगर होती है ना, तो ये स्टार्टिंग का हमें कैसा दिखता है, कुछ इस टाइप से शेप दिखती है। तो चूँकि इसमें हमें जो ऊपरी सिरा है वो झुका हुआ दिख रहा है, तो इसको हम कॉनकेव कर्व भी कहते हैं, मीन्स नतोदर वक्र भी इसको कहा जाता है। गॉट इट? अगर कभी आपको लिखा मिल जाएगा नतोदर वक्र या फिर कॉनकेव कर्व, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, वो यही है, वर्धमान वक्र या फिर धनात्मक उन्नति सूचक वक्र। ओके, जब कैसे इम्प्रूवमेंट हो रहा होता है, स्टार्टिंग में स्लो पेस में होगा एंड देन रैपिड पेस में होता चला जाएगा। फॉर एग्जांपल, जब हम सपोज कोई भी टॉपिक पढ़ते हैं, कोई भी आप बहुत टफ टॉपिक पढ़ रहे हैं, तो क्या होता है, स्टार्टिंग में आपको कॉन्सेप्ट समझने में थोड़ा टाइम लगता है एंड देन जब आप प्रैक्टिस करते हैं और जब वो आपको समझ आ जाता है, तो क्या होता है कि आपको वो आसानी से आप उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर पाते हैं। ओके, तो यही है, इस टाइप का जो ग्राफ होता है इसको हम क्या कहते हैं, वर्धमान वक्र कहते हैं। गॉट इट? चलिए इसको मैं और नाम जो है वो भी लिख देती हूँ, नतोदर वक्र मीन्स कॉनकेव कर्व, एंड आपको दिख रहा होगा कि ये कुछ ना इस टाइप की शेप दिख रही है, तो इसको जे शेप कर्व और जे टाइप कर्व भी कहते हैं। ओके, जे शेप कर्व, देख पा रहे हैं ना, इंग्लिश का लेटर जो होता है जे इस टाइप से ही होता है ना, तो वो कुछ शेप इसमें दिख रही है, तो इसको जे शेप कर्व भी कहते हैं और जे टाइप कर्व भी कहते हैं। गॉट इट? नेक्स्ट टाइप ऑफ कर्व की अगर हम बात करते हैं गाइस, तो वो है कर्व ऑफ डिक्रीजिंग रिटर्न्स। ओके, और ऋणात्मक उन्नति सूचक वक्र भी हम इसे कह सकते हैं। चलिए नोट कर लेते हैं, ऋणात्मक उन्नति सूचक वक्र, इंग्लिश में आप चाहे नोट कर लीजिए, कर्व ऑफ डिक्रीजिंग रिटर्न्स। गॉट इट? चलिए तो इसको भी हम एक फिगर के थ्रू समझ लेते हैं। इसमें कुछ इस टाइप की शेप बनती है। ओके, शायद आप समझ पा रहे होंगे, यहाँ से ऑपोजिट शेप बन रही है, मीन्स स्टार्टिंग में जो ग्रोथ है या इम्प्रूवमेंट हो रहा है और प्रोग्रेस हो रही है, वो कैसी हो रही है, रैपिड पेस में हो रही है एंड देन स्लो पेस में हो जा रही है। ओके, तो इस टाइप का अगर वक्र बनेगा तो उसको क्या कहेंगे, ऋणात्मक उन्नति सूचक वक्र भी कहेंगे। इसको गाइस उन्नतोत्तर वक्र भी कहते हैं। चलिए मैं लिख देती हूँ, उन्नतोत्तर वक्र, और गाइस इसको हम ह्रास निष्पादन वक्र भी कहते हैं। ओके, ह्रास निष्पादन वक्र। ओके गाइज, आप देख रहे थे उसको हम क्या कह रहे थे, यहाँ पे इसको हम नतोदर वक्र कह रहे थे और कॉनकेव कर्व कह रहे थे, लेकिन इसमें क्या हो रहा है, ये हमें कुछ उत्तल दर्पण जैसा दिखाई देगा। ओके, कॉन्वेक्स लेंस जैसा। कॉन्वेक्स लेंस कुछ इस टाइप का होता है ना, तो इसमें जो शेप हमें दिख रही है इस टाइप से दिख रही है, तो इसीलिए इसको हम कॉन्वेक्स कर्व भी कहते हैं। व्हाट इट मीन्स, उन्नतोदर वक्र कहते हैं, कॉन्वेक्स कर्व कह सकते हैं, या फिर ह्रास निष्पादन वक्र भी कहते हैं। क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ह्रास हो रहा है, मतलब स्टार्टिंग में आप कैसे सीख रहे हैं, बहुत रैपिड पेस में सीख रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे क्या होता जा रहा है कि आपकी जो इम्प्रूवमेंट और प्रोग्रेस हो रही है या सीखने की जो दर है वो कैसे घटती चली जा रही है, स्लो होती चली जा रही है। ओके, तो इसीलिए इसको हम ह्रास निष्पादन वक्र भी कहते हैं। निष्पादन क्या होता है, किसी काम का पूरा होना, और किसी काम के होने में ह्रास हो रहा है ना, मीन्स कमी हो रही है, तो वही हो गया, इसीलिए इसका नाम क्या हो गया, ह्रास निष्पादन वक्र। ओके, चले गाइस, मैं इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ।
फॉर एग्जांपल लैंग्वेज डेवलपमेंट को अगर हम ले लें, एक छोटे बच्चे में आपने देखा होगा कि भाषा का विकास जो है बहुत तेज़ी से होता है ना, एक रैपिड पेस में होता है। लेकिन जैसे जैसे बड़ा होता जाता है क्या होता है, जो लैंग्वेज डेवलपमेंट है वो थोड़ा स्लो पेस में होने लगता है। मीन्स मोस्ट ऑफ जो वर्ड्स होते हैं वो क्या होती है, वो आपको पता लग जाती है, और फिर कुछ नए वर्ड्स जो मिलते हैं आप उनको एक्वायर कर लेते हैं, है ना। पर ऐसा नहीं होता कि सारे वर्ड्स आपके लिए नए हो। गॉट इट। हम जैसे जैसे बड़े हो जाते हैं तो हमारी वोकैब फिक्स हो जाती है कि हम कुछ लिमिटेड वर्ड्स होते हैं उन्हीं में खुद को रिप्रेजेंट करते हैं। नए नए वर्ड्स तो हर टाइम यूज़ नहीं करते हैं ना। लेकिन एक छोटा बच्चा जो होता है वो हर चीज़ को, किसी की भी लैंग्वेज सुनेगा उसको इमिटेट करेगा एंड देन उसमें खुद को रिप्रेजेंट करने की कोशिश करेगा। तो वही है, अगर हम लैंग्वेज डेवलपमेंट को एक ग्राफ के थ्रू रिप्रेजेंट करें, किसी बच्चे का जो डेवलपमेंट हो रहा है लैंग्वेज का, तो कुछ इस टाइप का ग्राफ शो होगा। ओके, आई होप आपको अधिगम वक्र का यह प्रकार समझ में आ गया होगा। ओके, चलिए गाइस, तो अब हम नेक्स्ट टाइप ऑफ कर्व को डिस्कस कर लेते हैं। तो हमारा नेक्स्ट एंड लास्ट टाइप ऑफ कर्व है मिक्स्ड कर्व, मिश्रित वक्र। ओके, मिश्रित वक्र, इसे गाइस हम सिग्मोइड कर्व और अवग्रहास वक्र भी कहते हैं। अवग्रहास वक्र, चलिए एक बार इसको भी क्लियर कर लेते हैं गाइस। सपोज किसी का जो इम्प्रूवमेंट या प्रोग्रेस है उसका ग्राफ कुछ अगर इस टाइप का बनता है, ओके, तो इसको क्या बोला जाता है, मिक्स्ड कर्व बोला जाता है, और अवग्रहास वक्र या फिर मिश्रित वक्र बोला जाता है। ओके, तो इसको गाइस मिक्स्ड कर्व और मिश्रित वक्र बोला क्यों जा रहा है, चलिए देख लेते हैं। स्टार्टिंग में जो प्रोग्रेस है वो कैसे हो रही है, स्लो पेस में हो रही है, एंड देन रैपिड पेस में हो रही है, और फिर से स्लो पेस में हो रही है, और फिर फर्दर यही प्रोसेस जो है वो कंटिन्यू होता रहेगा। ओके, तो अगर आप देख पा रहे हो तो गाइस इसमें कर्व ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स एंड कर्व ऑफ डिक्रीजिंग रिटर्न्स दोनों ही हैं। ओके, यहाँ तक अगर हम देखें तो क्या है, कर्व ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स, जिसको हमने नतोदर वक्र भी कहा था, या फिर हमने बोला था धनात्मक उन्नति सूचक वक्र। ओके, और फिर कर्व ऑफ डिक्रीजिंग रिटर्न्स मीन्स ऋणात्मक उन्नति सूचक वक्र। ओके, तो दोनों ही कर्व इसमें शो किए जाते हैं, किसमें, मिश्रित वक्र में। गॉट इट, इसीलिए हम इसको मिश्रित वक्र कह रहे हैं या फिर मिक्स्ड कर्व बोल रहे हैं। ओके गाइस, शायद आप देख पा रहे हो कि इसमें आपको एस शेप दिखाई दे रही है। ओके, तो इसलिए हम इसको एस शेप कर्व भी कहते हैं, एस शेप कर्व, और हम बोल सकते हैं एस आकारीय वक्र। ओके, और एस टाइप कर्व भी अगर आपको लिखा मिल जाए तो वही यही है, मिक्स्ड कर्व। गॉट इट गाइज। अब मिक्स्ड कर्व का अगर हम एग्जांपल लेना चाहें तो शायद आप याद कर पा रहे होंगे स्टेजेस ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। आई होप आपको याद होंगी, कैरेक्टरिस्टिक्स भी याद होंगी। तो वहाँ हमने क्या देखा था कि इन्फेंसी पीरियड जो होता है उसमें डेवलपमेंट बहुत रैपिड पेस में होता है। ओके, एंड देन चाइल्डहुड में स्लो पेस में होना स्टार्ट हो जाता है। फिर जब हम एडोलेसेंस में आते हैं देन अगेन जो डेवलपमेंट है वो बहुत रैपिड पेस में होता है, एंड देन अगेन स्लो हो जाता है। ओके, तो वो क्या हो रहा है कि रैपिड पेस में हो रहा है, आपकी जो लर्निंग है, आपका ओवरऑल डेवलपमेंट हो रहा होता है, मेंटल डेवलपमेंट भी होता है ना। तो गाइज अगर हम बात करते हैं लर्निंग की, तो लर्निंग भी तो आपका मेंटल डेवलपमेंट जो है उसका ही एक पार्ट है ना। तो मेंटल डेवलपमेंट जब आपका इन्फेंसी में बहुत रैपिड पेस में हो रहा है, देन चाइल्डहुड में अगेन स्लो पेस में हो जा रहा है, एंड अगेन एडोलेसेंस में फिर रैपिड पेस में हो रहा है, तो क्या हो रहा है, मिक्स्ड हो रही है ना लर्निंग, कि स्लो हो रही है, देन रैपिड पेस में हो रही है, फिर स्लो हो जा रही है, फिर रैपिड पेस में हो रही है। तो इसी टाइप का अगर वो ग्राफ के थ्रू अगर हम इसको रिप्रेजेंट करें तो कुछ इस टाइप का ग्राफ बन जाएगा ना। तो वही है मिक्स्ड कर्व और एस शेप्ड कर्व जिसे हम बोलते हैं। ओके, आई होप आपको ये चारों ही जो वक्र हैं अधिगम के वो अच्छे से समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट गाइज हम बात कर लेते हैं अधिगम के पठारों के बारे में। ओके, मीन्स लर्निंग प्लेट्यू, लर्निंग प्लेट्यू और अधिगम पठार। अधिगम पठार, चलेगा गाइस, तो इसको भी हम एक फिगर के थ्रू समझ लेते हैं। सपोज इस साइड हम एग्जामिनेशन मंथ को कंसीडर कर लेते हैं। ओके, और यहाँ हम कंसीडर कर लेते हैं स्कोर को।
ओके। तो सपोज हमने मार्च में किसी बच्चे का एग्ज़ाम कंडक्ट कराया एंड उसने 50 मार्क्स ऑब्टेन किए। ओके, हमने इसको ग्राफ पर रिप्रेजेंट कर दिया कि उसके 50 मार्क्स जो थे वो आए थे। नेक्स्ट जब हम अप्रैल में करा रहे हैं एग्ज़ाम कंडक्ट, अगेन बच्चे के जो मार्क्स हैं वो 50 आ रहे हैं। ओके, अगेन हमने जब मई में एग्ज़ाम कंडक्ट कराया तभी भी उसके मार्क्स जो हैं वो 50 ही हैं। तो क्या हो रहा है, एक प्लेट्यू बन जा रहा है ना, मीन्स एक फ्लैट सरफेस हो रहा है, इक्विलिब्रियम की जो कंडीशन है वो आ गई। ओके, ना तो स्कोर इंक्रीज हो रहा है और ना ही डिक्रीज हो रहा है। तो हमें इससे क्या पता लग रहा है कि एक इक्विलिब्रियम स्टेट है, मीन्स संतुलन की अवस्था है, ना वो अब कुछ सीख रहा है और ना ही जो उसने सीखा है उसमें कोई कमी हो रही है। ओके, तो इस टाइप का जो ग्राफ होता है उसको हम अधिगम पठार यानी लर्निंग प्लेट्यू बोलते हैं। गॉट इट? चले गाइस, अब हम देख लेते हैं कि अधिगम के जो पठार बन रहे हैं ये बन क्यों रहे हैं, मतलब कब बनते हैं। तो गाइस, लैक ऑफ मोटिवेशन भी ऐसा हो सकता है ना, कि आपको मोटिवेशन की कमी हो जाए और आप जो है कुछ भी आगे ना सीखें। और कभी कभी हम बोर हो जाते हैं या फिर कभी हमारी तबीयत सही नहीं होती है, थकान होती है, तो ये सारे ही फैक्टर्स जो हैं वो लर्निंग जो हमारी हो रही होती है, प्रोग्रेस जो होती है उसको अफेक्ट करते हैं। ओके, और लर्निंग जो है वो रुक जाती है एक जगह पे, ना तो आप कुछ सीख रहे होते हो और ना ही जो आपने सीखा है उसमें कोई कमी हो रही होती है। ओके, हो सकता है गाइस कि जो टीचिंग मेथड आपका टीचर यूज़ कर रहा है वो आपके लिए अप्रोप्रिएट ना हो पा रहा हो, इसलिए भी हो सकता है कि जितना आपने सीखा है आप वही है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं सीख पा रहे हैं। ओके गाइस, अब अगर हम बात करें कि ये जो पठार बन गए हैं अधिगम के, इनको इम्प्रूव कैसे किया जाए, है ना, कैसे पठार बनने के बाद बच्चे का स्कोर अगेन इम्प्रूव कराएं या फिर उसको लर्निंग ज़्यादा से ज़्यादा करा पाएँ। तो उसके लिए आप टीचिंग मेथड्स को चेंज कर सकते हैं ना, जो मेथड आप यूज़ कर रहे हैं उसमें कुछ चेंज ले आए जिससे कि बच्चे का इंटरेस्ट डेवलप हो। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं कि सपोज आप जियोग्राफी पढ़ा रहे हैं, ओके, एंड अगर आप जियोग्राफी को सिर्फ थ्योरेटिकल वे में रिप्रेजेंट करेंगे तो बच्चा उसमें इंटरेस्ट नहीं ले पाएगा। ओके, और सपोज आपने मैप का यूज़ कर दिया, बच्चे ने उस चीज़ को सीख लिया, अब वो अभी भी इंटरेस्ट नहीं ले पा रहा है। तो अगर आपके लिए पॉसिबल है कि कोई आप ऐसा प्लेस पढ़ा रहे हैं जहाँ आप उसे ले जा सकते हैं, तो आप एक बार बच्चे को विजिट करा दीजिए। उससे क्या होगा कि वो एंटरटेन थोड़ा कर पाएगा और वो ज़्यादा सीख पाएगा। उस प्लेस से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है आपको बतानी नहीं होगी, अब उसे रटवानी नहीं होगी। ओके, और वो सीख जाएगा उस चीज़ को। तो इस तरीके से हम थोड़े से टीचिंग मेथड्स में इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, बच्चे का इंटरेस्ट उस सब्जेक्ट में जगा सकते हैं जिसमें उसका जो प्लेट्यू बन रहा है लर्निंग का। ओके, तो ये कुछ तरीके हो सकते हैं जिससे कि हम लर्निंग प्लेट्यू को इम्प्रूव कर सकते हैं और या फिर हम उसे बनने से रोक सकते हैं। तो आई होप गाइज आप अधिगम पठार अच्छे से समझ गए होंगे। ओके, आई होप गाइज आपको लर्निंग कर्व एंड लर्निंग प्लेट्यूज मीन्स अधिगम वक्र व अधिगम पठार अच्छे से समझ आ गए होंगे। एंड अगर यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो श्योर आप उसको सही करके आएंगे। आई होप गाइज आपको वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी। तो अगर आपने वीडियो को एंजॉय किया है तो प्लीज़ मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।